वेलकम बैक क्लास 10th स्टूडेंट टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले कार्बोनेटेड्स कंपाउंड, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बैठ सकते हैं। और ये चैप्टर जो है शुरू से ही इम्पोर्टेंट रहा है, तो आपको पूरा जो है लेक्चर देखना है। इस लेक्चर में जो है हम इस चैप्टर की जो है शुरू लेक्चर के फर्स्ट में जो है हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, जो टर्म होगी, उसके बारे में बताएंगे। फिर लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में, एंडिंग में जो है जितना भी हम इस लेक्चर में जो जो टॉपिक कवर करेंगे, उनको एनसीईआरटी वाइज में जो जो भी लाइन इंपॉर्टेंट होगी वो जो है मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आती है अपने पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन क्या होता है? तो कार्बन एक केमिकल एलिमेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरह। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह कार्बन भी जो होता है एक केमिकल एलिमेंट होता है। और जो कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, वो मेटल नहीं होता है। ठीक है, कार्बन जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन सबसे पहले बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। तो आपको जो है सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो ये है कि कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। सबसे पहले जो है आपको जो बात याद रखने लायक है वो है एटॉमिक नंबर। साथ के साथ याद करते रहिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब जो है, अब जो अगली बात है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा ये देख लीजिए। आप ये डायग्राम देखिए राइट साइड। इस डायग्राम में क्या है कि जो कार्बन होता है उसके बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और एक होता है जो ये आपके बाहर में आपको इसमें दिख रहे होंगे, इस डायग्राम में देखिए आप, जो बाहर की साइड में जो माइनस वाले है ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे कि अब आप अपने कार्बन का मैंने बताया एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो मतलब आपको शेल के बारे में तो पता होगा ना कि 4 शेल होती है, KLMN। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाली शेल को कहते हैं अपन के शेल। तो इस के शेल में अपने पास कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट ही जाएंगे के शेल में। और जो सेकंड शेल है वो क्या है? एल वाली। एल वाली में अपने पास अभी कितने कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर, 2 तो अपने इसमें से दे दिए। तो अपने पास कितने बचे? अब 4 बचे ना, तो 4 जो है अपने को इस शेल में देने, पीछे वाली शेल में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको शेल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जनों को जो शेल के बारे में पता नहीं होगा। तो देखिए, जो अपना होता है वो होता है 4 शेल होती है मोस्टली, और ज़्यादा भी होती रहती है, लेकिन अपने को जो 4 शेल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो होती है, जो सबसे अंदर ही अंदर वाली होती है, वो के शेल होती है। फिर आगे एल, फिर एम, फिर एन। 4 शेल होती है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं? के शेल में अपन सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर एल शेल में 8, और एम में 18, और एन में 32। तो के शेल में 2 भर सकते हैं। जैसे कि अपन का कार्बन की जो है 6 वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है। तो मतलब फर्स्ट में तो अपन 2 भर देंगे, फर्स्ट में 2 भर गए तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर इसमें जो है सेकंड वाले में अपन 4 भरेंगे, 4 भर गए, अब 6 पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से शेल में कितने एलिमेंट रह सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर याद रखना है आपको सिर्फ। 2n स्क्वायर मतलब, अब मैं बता देता हूँ। 2n स्क्वायर, n का मतलब नंबर ऑफ शेल। अगर आप जैसे कि सेकंड शेल में निकालना चाहते हो, जैसे सेकंड शेल मतलब एल शेल में, तो 2 इंटू एल कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे 2 का स्क्वायर। इन 2 का 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। तो एन शेल में 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि एक और अपन देख लेते हैं। टू 2n स्क्वायर ही लगाएंगे अपन। थर्ड शेल एन में लगाना चाहते हैं। अगर एन में लगाना चाहते हैं तो 3 का स्क्वायर थर्ड शेल एल में, तो 2 इंटू 3 का कितना हो जाएगा? 9। तो 9 2 18। देख लीजिए, अब देख लीजिए अपने एल शेल में जो है 18 आ गया, एम शेल में 18 आ गया, और एल में 8 आ गया है। ठीक है, देख लीजिए, एल में 8 आ गया, एम में 18 आ गया। फिर आप अगर एन का करना चाहोगे तो एन इंटू 4 कर दोगे, 4 का स्क्वायर कर दोगे, तो वो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका एन का आ जाएगा। ऐसे से आपको निकालना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे देगा आपको शेल का निकालने के लिए, तो आप 2n स्क्वायर आपको जो है मेन ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो अब आपको शेल के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अपन कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये भी याद रखना, कार्बन में जो होता है कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीनों इक्वल इक्वल है, तो आपको याद रह जाएगा। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको ये याद रखनी है।
इस देख ले, टू कंप्लीट द ऑक्टेट आइदर कार्बन कैन गेन इलेक्ट्रॉन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है कि तो इस फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि टू कंप्लीट द ऑक्टेट, अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट मतलब क्या है कि एल शेल में जो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, लेकिन अपने एल शेल में तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ही होते, तो अब इसको 8 पूरे करने के लिए कार्बन क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मतलब कि या तो इन चारों इलेक्ट्रॉन को ये किसी को बाहर दे दे, या फिर क्या करे कि चारों इलेक्ट्रॉन को किसी और से ले ले। ठीक है, तो पर फिर सेकंड लाइन देखिए आप, but if it gains electron it would difficult for nucleus to hold 4 extra electron as carbon is very small in size। पर अगर कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, ये सेंटर वाला जो न्यूक्लियस होगा, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि चार और जो है अलग एलिमेंट को जो है पकड़ना, क्योंकि जो है पहले उसके जो होता है, क्योंकि वो कार्बन जो है पहले उसकी साइज़ स्मॉल होती है, ये इतना छोटा पहले होता है, तो इसके न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि 4 और को वो है ना खींच सके। पहले उसने 4 खींच सके और 4 और को खींचने के लिए उसको डबल एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो बहुत डिफिकल्ट होगी उसके न्यूक्लियस के लिए। तो इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। और अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इफ कार्बन लूजेज द इलेक्ट्रॉन इट वुड रिक्वायर ए लार्ज एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन एज अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज मोर इन कार्बन एटम। अगर ये कार्बन अगर इसके चारों एलिमेंट को, बाहर के चारों एलिमेंट को अगर ये लूज़ करता है, बाहर भेजता है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो इट विल रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन एज अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ दिस न्यूक्लियस इज मोर इन कार्बन एटम। क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है, इसकी साइज स्मॉल होती है, तो क्या करता है कि इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है, मतलब ये अट्रैक्शन मतलब जो न्यूक्लियस इन चारों जो एलिमेंट है लास्ट के चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये बहुत टाइट खींच के रखता है, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या कर सकता है, इनको लूज़ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये लूज़ करेगा तो इसको बहुत सारी एनर्जी जो होगी वो चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी चाहिए होगी 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो कार्बन तो इसको रिमूव भी नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना रिमूव कर सकता है। तो अब क्या कर सकता है, तो कार्बन को तो इसीलिए नीचे लिख रखा है, दस इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एन एटम ऑफ कार्बन आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। Carbon makes 4 covalent bond and attains the noble gas configuration by sharing its valence electron। तो अब क्या है, अब कार्बन लूज तो कर भी नहीं सकता और गेन भी नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, शेयर कर देता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर देता है, ये शेयर कर देता है, एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो शेयर कर देते हैं तो क्या होता है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अपनी होता है कि अगर अपने पास कोई खाना कम लेके आया तो अपन शेयर करके बांट ले, ऐसे होता है ना। तो अभी शेयर कर लेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या आपने ध्यान दिया हो तो एक टर्म आया है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब अपन उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब जो है आगे कोवेलेंट बॉन्ड ही काम आएगा। ठीक है, तो अब आपको इस पेज से तो पूरा समझ में आ गया ना। इसमें क्या होता है कि ना तो कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना लूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर गेन करेगा तो उसके न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं है कि वो और इलेक्ट्रॉन को ले सके, और अगर लूज़ करेगा तो क्या है कि उसके न्यूक्लियस जो है पहले ही चारों इलेक्ट्रॉन पे इतना पावर लगा रखा है उसने कि वो अगर उनको लूज़ करेगा तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी जो वो नहीं कर सकता है। अब अपन कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर between two atoms in a molecule is known as covalent bond। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, मेरे पास जो है अभी माइक ख़राब हो गया है, तो इसलिए आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी, और तो इसीलिए जो है आप 2 की स्पीड में देख सकते हो, और मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना माइक सही करवा के जो है आवाज़ सही कर दूँगा। तो आप अपन पहले इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने पिछली बार पिछले जो बताया था अभी पीछे की शेयर इलेक्ट्रॉन से जो अपन शेयर करेंगे, मैंने कहा कार्बन कार्बन शेयर करेंगे तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको ही अपन कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो है दोस्तों, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, उससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखिए 3 टाइप होते हैं। एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं वो उसके बारे में अपन जो है देखते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, वो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल F2Cl2H2। अब इसको डिस्क्राइब करता हूँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है।
आपने देखा हो तो आपकी बुक में जो है ये डायग्राम दे रखा है, तो ये होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि व्हेन ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जांपल H2 दे रखा है, H2 मतलब हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन का जो होता है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो अब जो है इसको के शेल में कंप्लीट करने के लिए कितना और चाहिए, के शेल में 2 होते हैं तो इसको एक और चाहिए, ठीक है। तो एक और चाहिए तो ये क्या करेगा कि एक और दूसरे हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, ये शेयर कर देगा अपने एटम। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दो एक और एटम। तो ये क्या करेंगे, दोनों का जो है एक दूसरे को शेयर कर देंगे इस तरीके से कुछ। ये एक दूसरे को शेयर करके क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन दोनों ने शेयर कर लिया, तो क्या बन गया, इनका H2 मॉलिक्यूल बन गया, H बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। और इनके बीच में जो अब ये बॉन्ड होगा, अब जो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वही होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अब जो ये बॉन्ड बन रहा है ये दोनों का, ठीक है, इसी को अपन कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, SCB, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और मैं इसको आगे जो है अच्छा डिस्क्राइब कर दूंगा, एक बार आप सिर्फ नॉर्मली समझ लीजिए। अब दोस्तों सिंगल बॉन्ड का जो है वो साइन कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड का साइन होगा, देखिए ये डायग्राम देखिए आप, इसको देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की शेयरिंग हो गई है, ये दोनों ने अपना एटम शेयर कर लिया है, तो H बन गया H। और बीच में जो ये सिंगल जो लाइन बन रही है ना, ये होता है सिंगल बॉन्ड, यही होता है इसका सिंगल बॉन्ड का जो होता है ये एरे होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन सी बॉन्ड बन गई, सिंगल बॉन्ड। अगर इसी जगह अगर H के बीच में H के बीच में अगर डबल लग जाता तो ये डबल बॉन्ड हो जाता, और H के बीच में अगर ट्रिपल लग जाता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, लेकिन H के बीच में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही एक होता है। तो हाइड्रोजन के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए पॉसिबल है। तो अब पहले डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो फॉर एग्जांपल O2 CO2। अब इसने क्या कहा है कि दो पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन के दो पेयर होते हैं वो, इसमें तो क्या होगा, सिंगल पेयर होगा। हाइड्रोजन में अपन ने देखा सिंगल पेयर। अब इसमें डबल बॉन्ड में क्या होगा, दो पेयर है ना, दो पेयर जो होंगे, अगर दो पेयर जो होंगे वो अगर एक दूसरे के साथ जो होंगे शेयर हो जाएंगे, तो उसी को कहेंगे अपन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब उसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अपन उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो जो अपन डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने डबल बॉन्ड बता ही दिया है कि डबल बॉन्ड क्या होता है। डबल बॉन्ड का सिंबल तो ये होता है, सबसे पहले ये सिंबल होता है। और डबल बॉन्ड किस में बन रहा है, ऑक्सीजन में बन रहा है, O डबल बॉन्ड O। कैसे बन रहा है वो बताता हूँ अब आप में। तो ऑक्सीजन का, इसके लिए अपने को ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ये बात याद रखना कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 हो गया। अब जो बात करते अपन वो है कि ऑक्सीजन के जो 8 हो गया, तो मतलब एल शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, के शेल में सॉरी, और एल शेल में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो अपन के शेल से तो कुछ लेना देना ही नहीं, अपन किससे लेना देना है, ए शेल से, एल शेल से, क्योंकि अपने जो है के शेल में दो अपना ऑक्टेट पूरा हो गया, एल सेल में पूरा नहीं हुआ। एल सेल में 8 होते हैं, जिसमें अपने को कितने और चाहिए, 2 और चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दोनों में अपन क्या करेंगे, दोनों के अंदर अपन जो है शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन इनकी शेयरिंग देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दे रखा है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल, अपन जो है मैं करके बताता हूँ आपको शेयरिंग। ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया, ये दूसरा बना लिया, ठीक है। अब जो है ये O ऑक्सीजन है ना, और ये 2 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 है ना। 6 ऊपर के 2 तो इसके हो गए, इस ऑक्सीजन के 2, इस ऑक्सीजन के 2। इन दोनों ने क्या किया, इनको शेयर कर लिया, ठीक है। इन वालों को, इन दोनों ने इनको शेयर कर लिया है, इनके 2 इन्होंने इनके 2 शेयर कर लिए, इन्होंने इनके 2 शेयर कर लिए, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको देखें तो इसमें कितने बन रहे हैं, 2 4 6 8, इसमें 8 बन गए। और अगर अपन इसको देखें तो इसमें भी 2 4 6 8, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये शेयर कर लिया इन्होंने,
लेकिन अब देखिए इनमें एक बात है कि इनमें अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो इनमें क्या हो गया, दो दो शेयर हो, जबकि अपन ने पिछली बार जो अपने हाइड्रोजन का देखा था उसमें तो अपने एक ही शेयर हुआ था, या तो इसमें दो दो शेयर हो रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड लगेगा, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब लेक्चर बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो अब मैं जो है जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करवाऊंगा, और फिर अभी जो है एनसीईआरटी की जो है मेन जो चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है नाइट्रोजन की अपन बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में भी वो कभी होगा, इसमें बस एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, वो आप बताओ। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, वो आपको याद रखना है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर हो गए 7, तो फर्स्ट जो के शेल होगा उसमें तो हो जाएंगे 2। अब एल शेल में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो मतलब 3 और चाहिए उनको, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अपन जो है शेयरिंग करवाएंगे। तो 1 2 है ना, यहाँ ले लिया नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन, इनके बीच में शेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा, 2 तो ये हो गए, 3 मॉलिक्यूल होगा ना, अरे यार थोड़ा गोला छोटा बन गया, 2 तो इधर आ गए। अब क्या होंगे, इस नाइट्रोजन के 3 इधर आ जाएंगे, इस नाइट्रोजन के 3 इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब कितना हो गया, अब देख लीजिए, अब आप जो है अगर चेक करोगे तो इन दोनों का ऑक्टेट जो है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसके कितने हो रही है, अगर इस सर्कल की बात करें अपन, तो ये 2 3 5 3 8, मतलब क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो होगा, अब इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी, अब आप बताइए कमेंट में मेरे को। इनके बीच में बॉन्डिंग होगी एन ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। अब ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, तो अब जो है मैंने आपको जो है एनसीईआरटी के तीनों के बारे में बता दिया है। अब जो है अपन कल जो है क्लोरीन के, मीथेन के, इनके बारे में पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको एनसीईआरटी बताना बाकी है, वो मेरे को पता है। और जो अपन ने जो ये स्ट्रक्चर बनाया इनको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना, ये बात आप याद रखना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब आप जो है अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टाइप की चीज़ें। तो आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी, क्योंकि इस पर मैं सही से लिख नहीं पाऊँगा, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है। हाँ दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे आपको पता है, लेकिन बहुत जने होते हैं जिनको पता नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसको पता है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, 2 और 4 होते हैं। अब कैसे आया ये देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सी सेल में कितने एलिमेंट है, तो के में ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, तो अपने के एल शेल तक ही आते हैं, मतलब 2 तो के शेल में आएंगे और बाकी जो होंगे 4 जो होंगे वो एल शेल में आएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है 2 और 4, है ना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, एनसीईआरटी खोल लीजिए और फर्स्ट पेज जो है अपने चैप्टर का, उस पर देखिए, बीच में है ना, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके बीच में जो है कार्बन का पूछ रखा है अपने को। वहाँ दे रखा होगा कि जो अपनी अर्थ क्रस्ट होती है ना, उसमें जो है कार्बन जो है 0.02% फॉर्म में, किन की फॉर्म में, किस में है, मिनरल की फॉर्म में, है ना। तो आप जो है इसको एनसीईआरटी से अंडरलाइन कर देना कि क्या है कि 0.2% तो होता है वो कार्बन, क्या होता है, मिनरल्स की फॉर्म में होता है। एनसीईआरटी से पढ़िए, मिनरल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, कौन से मिनरल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन और कार्बोनेट्स और कोल पेट्रोलियम, ठीक है। और जो होता है एटमॉस्फेयर में कितना होता है, एटमॉस्फेयर मतलब अपना जो सराउंडिंग होता है, वातावरण, तो एटमॉस्फेयर में कितना हो जाता है, 0.03%। एटमॉस्फेयर में याद रखना है आपको 0.03%। वैसे तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन कई वाइवा वगैरह में पूछ ले, या 1 मार्क्स के एमसीक्यू में भी आ जावे, तो हम सेकंड में भी आपके एमसीक्यू तो आएंगे 20 शुरू में 10 एमसीक्यू आएंगे, 0.3% हो जाएगा, ठीक है। और अब आ जाइए बॉन्डिंग इन कार्बन में, कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। अब आंसर एनसीईआरटी में आप नीचे जाइए, वहाँ जो है आपको जो है सेकंड क्या, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं,
और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, वो आयोनिक कंपाउंड आपको जो है अभी कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, आयोनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ना है, तो आप इसको तो नेगलेक्ट कर लीजिए। इनकी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखने लायक बात ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पे इनको मेल्ट किया जा सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पे इनको गर्म किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में पिघला, जिस पर इनको पिघला दिया जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे जिस पर इसको गर्म किया जाता है, बिल्कुल पिघलाया नहीं जाता, ठीक है। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्टन स्टेट में जो है ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मोल्टन स्टेट क्या होगा कि जब इनको जो है वो वाटर के अंदर जो है डाल दिया जाएगा, तब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो है सेकंड पेज पे आपको दे रखा होगा कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। कार्बन जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे की लाइन में देखिए, कंपाउंड है लो बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन जो होते हैं उनके क्या होते हैं, लो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर में इनके जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, ठीक है। और यहाँ दे रखा है द अट्रैक्शन, अगली लाइन में दे रखा है अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये बात ध्यान रखने लायक है कि क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनके मोलिक्यूल पूछे या मोलिक्यूल के बीच में जो है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कैसे। अब मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये देखिए, ये तो मैंने जो पहले बताया था वो तो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो न्यूक्लियस तो बहुत जोर से इनको पकड़ के रखता है, लेकिन मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का मतलब, मोलिक्यूल में अट्रैक्शन का मतलब यूँ है कि इसके जो है मोलिक्यूल बहुत दूर दूर है, देख लीजिए ये जो है बहुत दूर दूर है। अगर इसका ऑक्टेट पूरा होता तो क्या होता, अगर इसका ऑक्टेट पूरा होता तो ये जो दूसरे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ये पास पास में होते, अगर आठ ऑक्टेट ये पूरा होता, 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये दोनों क्या होते, पास पास होते। तो क्या होता है, इनके बीच में जो है मॉलिक्यूल के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। इसमें कार्बन की बात करें तो कार्बन बहुत दूर दूर है, क्योंकि कार्बन में तो 4 ही है ना। अगर 8 होते हैं, अगर कार्बन में पूरा ये 8 होते हैं, 8 ही होते, तो क्या होता है, इनके बीच में डिस्टेंस कम होती है, और डिस्टेंस कम होती है तो क्या होता है, मोलिकुलर जो होता है जो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब आगे जो भी बातें वो तो मैंने सब आपको बताई हुई, जैसे कि ये आगे बता रखा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, लेकिन आप एनसीईआरटी में आप जो है अंडरलाइन करते जाइए। अब मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आगे दे रखा है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो एटॉमिक नंबर तो कार्बन का तो 6 होता है, ये तो आपको पता ही है। और उसके आगे दे रखा है एलिमेंट फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या है, अब उस लाइन का मतलब समझना है, एनसीईआरटी में देखना आप। तो क्या है कि एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, उसके एलिमेंट क्या करते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं, लेकिन कार्बन नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको समझा दिया। उसके आगे देख लीजिए कि इन द केस ऑफ कार्बन इट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और उसके आगे जो है 2 पॉइंट दे रखे, वो पॉइंट मैंने आपको आगे समझा दिए हैं, ये इस जगह समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपको समझा दिए हैं। तो अब क्या होता है, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो तो क्या करते, शेयर कर देते, या तो शेयर कर देते, सॉरी शेयर नहीं करते, वो या तो लूज़ कर देते या गेन कर लेते, लेकिन अपने कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो लूज़ और गेन नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है कार्बन कंपाउंड शेयर करते हैं, इसलिए। तो अब जो है दोस्तों आपको एक टर्म याद रखनी है, ठीक है, वो मैंने आपको आगे बताना भूल गया हूँ, क्योंकि बहुत जन उसमें भी अटकते हैं। वो टर्म क्या है, वैलेंस शेल। क्या होती है, वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यही अपना मेन जो होते हैं, मेन चीज़ जो होती है अपने जो कार्बन की बॉन्डिंग करते हैं उसमें यही काम होता है। और ये टर्म बहुत जनों को पता नहीं होता। वैलेंस शेल क्या होता है कि अपने जैसे कि ये कार्बन अपन ने जैसे कि ये बना लिया है, के शेल में अपन कार्बन की बात करें तो के शेल में तो क्या होंगे, 2 एलिमेंट रहेंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और बाकी में क्या आएंगे, 4 रहेंगे, ठीक है, 4 रहेंगे बाहर। जो बाहर का जो शेल होगा, जो सबसे लास्ट का शेल होगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, वैलेंस शेल, है ना। वैलेंस शेल याद रखना, क्योंकि ये टर्म मैं बार बार यूज़ करूँगा, वैलेंस शेल आपको याद रखना है, ठीक है।
तब आपको जो है ये नोट्स जो है वो पढ़ लेना है जो भी मैंने बताया, और एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। और मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक से एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा पूरा। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा चैनल ही नया है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करना।